हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेट पेपर फर्स्ट में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और उन पे ही ज़्यादा फोकस करके पढ़ना है। तो किस यूनिट से कौन से टॉपिक को कवर करना है आपको, इन चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने सेकेंड पेपर एजुकेशन के लिए भी वीडियो बना दी है, तो जिन लोगों ने नहीं देखा हो, जिनका सब्जेक्ट एजुकेशन है, उसको ज़रूर देख लीजिए और कम से कम उतने टॉपिक्स तो तैयार ही कर लीजिए। ठीक है, वहाँ पर आपको बताया गया है कि कैसे आपको किस तरह से जो है टाइम मैनेजमेंट करना है दोनों पेपर्स के लिए। ठीक है, और आज की इस वीडियो में हम लोग पेपर फर्स्ट की बात करेंगे। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि आपको कम समय है एग्ज़ाम के लिए और एग्ज़ाम डेट अभी आई नहीं है, तो फॉर्म वगैरह भरने के बाद आपके पास जो भी टाइम बचता है तो इतना नहीं बचेगा कि पूरा सिलेबस आप कवर कर सकें, लेकिन क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है उनको ज़्यादा फोकस करना है, उन चीज़ों को हम देखते हैं। ठीक है, चैनल पे आप पहली बार आए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आने पे लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड आपकी यूनिट फर्स्ट है। यहाँ पर हम बात करें तो आपकी लेवल्स ऑफ टीचिंग, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। तीनों ये जो है लेवल्स आपके बारे में ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मेमोरी हो, अंडरस्टैंडिंग या रिफ्लेक्टिव लेवल, तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। फिर आता है लर्नर कैरेक्टरिस्टिक, काफ़ी चीज़ें यहाँ से पूछी जाती हैं और पूछी जाएंगी, डायरेक्ट नहीं पूछी जाती हैं, एप्लीकेशन मोड पे इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, व्यवहारिक रूप से किस तरह से उनका उपयोग हो रहा है, ये चीज़ें इस तरह से बन रही है अब नए पैटर्न पे, और मैंने वीडियो भी बना रखी है, तो आप लोग देख लीजिएगा टीचिंग एप्टीट्यूड में न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, वो वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आपका बचता है यहाँ पर ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये इम्पॉर्टेंट है जिसमें आपको स्वयं प्रभाव मूक्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर है सपोर्ट मटेरियल के बारे में कह रहा है, एक ये काफ़ी पूछा जाता है जिसमें एलएमएस के बारे में काफ़ी चीज़ें पूछी जा रही हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें तो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड, ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड आईसीटी, ये कभी कभी कुछ पूछ लिया जाता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका इवेल्युएशन सिस्टम। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट्स आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, जैसे कि रिफ्लेक्टिव ये लेवल्स के बारे में पूछ लिया, इवेल्युएशन सिस्टम हो गया आपका, और आपका ऑफलाइन ऑनलाइन जो मेथड्स हैं टीचिंग के, ये चीज़ें। ठीक है, तो इवेल्युएशन सिस्टम में आपको जितने भी इवेल्युएशन के मेथड्स हैं और टेस्ट कितने तरह के होते हैं, कौन सा टेस्ट कहाँ पे यूज़ होता है, ये इन चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम हायर एजुकेशन में किस तरह से है, सीबीटी मोड किस तरह से होता है, इनोवेशंस क्या है एवेल्यूएशन सिस्टम में, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि ये आजकल काफ़ी इससे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, तो इस तरह से ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ से 2-1 क्वेश्चन ज़रूर मिलते हैं, कई बार आपको टेबल्स के फॉर्म में भी मिलते हैं, तो वहाँ तो आपको 3-4 पॉइंट्स पता होने चाहिए। अब आते हैं हम सेकेंड यूनिट में रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें तो टाइप्स ऑफ रिसर्च नहीं छोड़ना है। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिसर्च, मेथड्स ऑफ रिसर्च, जिसमें आपके इतने तरह के मेथड्स हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं। ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स से। ठीक है, इसको बहुत डीप में पढ़ लेना है, मैंने भी वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो वहाँ भी देख सकते हैं, और इसके ऊपर बेस जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने वहाँ पे 100 क्वेश्चन की सीरीज़ करवाई है, तो आप लोग वहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि उसमें जो मैंने क्वेश्चन पैटर्न लिए हैं वो वहाँ पे आपके सारे टॉपिक कवर करते हैं। ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड का जो भी आपके पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो वहाँ पे सारे कवर किए गए हैं, तो आप वहाँ पे देख लीजिए, उस क्वेश्चन के माध्यम से आपको सारी चीज़ें डिटेल में मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद स्टेप्स ऑफ रिसर्च, इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंटिफिक रिसर्च में आपको अधिकतर क्या होता है, कुछ नहीं ज़्यादा पूछा जाएगा, खाली सीक्वेंस में लगाने को पूछा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से स्टेप्स ऑफ रिसर्च जरूर पूछे जाते हैं, इनके सीक्वेंस याद कर लीजिएगा, और सीक्वेंस में कंफ्यूज मत होइएगा, किसी बुक में 5 दिए हैं, 6 दिए हैं, या किसी में एक ही को 2 भागों में तोड़ दिया जाता है, लेकिन बस आपको प्रोसेस वाइज जो है पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमें क्या करना है। ठीक है, उसके बाद आईसीटी इन रिसर्च, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं कि साहित्यिक चोरी जो है आपको, मतलब अगर हमको साहित्यिक चोरी पकड़नी है किसी के उससे जर्नलिज्म से, तो वो कैसे हम पकड़ेंगे, कौन से जो है इसमें टूल्स यूज़ किए जाते हैं, जिसमें कि टर्नटाइन और उरकुंड वगैरह इस तरह से काफ़ी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। फिर आपका आता है शोध गंगा और शोध सिंधु, तो इस तरह से ये इसके बारे में पूछे जा रहे हैं जो कि आपके रिसर्च से संबंधित है।
इनके बारे में पूछा जा रहा है सवालों को, ठीक है। रिसर्च एथिक्स से कभी कभी सवाल बन जाते हैं। तो ये चीज़ें हो गई आपकी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको नहीं छोड़नी है, इनके ऊपर आधारित जो भी क्वेश्चंस बनते हैं। कॉम्प्रिहेंशन आपको पता ही है, पेपर फर्स्ट में एक कॉम्प्रिहेंशन आता ही है। कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैंने बार बार बताया कि आपको करना क्या है, पहले पैसेज नहीं पढ़ लेना है, क्योंकि पैसेज आप पढ़ेंगे फिर क्वेश्चन में आएंगे डबल टाइम लगता है। पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद पैसेज पे आइए, तो आपको कुछ चीज़ें क्वेश्चन के कीवर्ड्स मिल जाते हैं, वो आप वहाँ पर पैसेज में फाइंड आउट करिए, ठीक है। तो आपको इस तरह से कर लेना है और कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब 1 घंटे के अंदर आपका ये पेपर हो जाना चाहिए, ठीक है। और इसमें आपको सबसे पहली बात है कि DI वगैरह में कभी भी उलझना नहीं है। अगर पहला क्वेश्चन आपको वही मिल जाता है लेकिन सवाल नहीं आ रहा है तो आप उसको छोड़ के आगे बढ़ जाइए, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका जो फर्स्ट पेपर में इधर आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा, वो प्रॉब्लम करेगा सेकंड पेपर को करने में। सेकंड पेपर में भी तो 100 क्वेश्चन है, वो भी आपको सॉल्व करना है। और जब आपकी मेरिट बनती है तो पेपर फर्स्ट के साथ साथ तो बनती ही है, सेकंड पेपर भी काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि वहाँ से 100 सवाल आ रहे हैं और आपको कम से कम 80 प्लस सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको वहाँ पर भी जल्दबाजी में नहीं करना है, नहीं तो फिर पेपर जो है आपका ठीक नहीं होगा और आपकी मेरिट में प्रॉब्लम करेगा। आप देखिए 4th यूनिट है, यहाँ पर कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन से जो क्वेश्चन आज बन रहे हैं वो काफ़ी एप्लीकेशन मोड पे बन रहे हैं, ठीक है। कम्युनिकेशन से संबंधित मैंने 3-4 वीडियो अभी इधर रिसेंटली डाली हैं, जो कि आपके पैटर्न को बिल्कुल फॉलो करती हैं, और आप उनको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं, जो अभी आपका पेपर हुआ था फरवरी-मार्च में, वो सारे टॉपिक्स भी वहाँ पे कवर किए हैं, और जिस तरह से अभी क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, किस तरह से फ्रेम किए जा रहे हैं, वो सारे वहाँ पे कवर है, ठीक है। तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा आपके टाइप्स से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। टाइप्स आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, और वर्बल एंड नॉन वर्बल, ठीक है। इसमें जो है नॉन वर्बल की बात करें तो काफ़ी तरह के जो है कम्युनिकेशन के टाइप्स बनते हैं, जिसमें अलग अलग इनके टर्म्स होते हैं, टर्मिनोलॉजी काफ़ी तरह की यूज़ की जाती हैं, तो वो आपको पता होनी चाहिए। कई बार आपकी मैचिंग में भी वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैचिंग में 4 ऑप्शन दिए होंगे और आपको इधर डिस्क्रिप्शन उनका निकालना होगा कि इसकी मीनिंग क्या है। तो अगर आपको पता नहीं होगा तो मुश्किल होगा। सबसे ज़्यादा जो आजकल पूछ रहा है, जैसे कि फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, तो ग्रेप वाइन शब्द काफ़ी पूछा जा रहा है, ठीक है। तो जो अभी लेटेस्ट पैटर्न अभी जो पूछा गया, जो रिसेंटली एग्जाम में हुआ है, तो वहाँ पे ग्रेप वाइन से काफ़ी सवाल आए। डायडेक्टिक कम्युनिकेशन, जैसे कि एक कम्युनिकेशन का नाम है, उसका अदर नेम क्या है, उस हिसाब से क्वेश्चन बन रहे हैं। मतलब जो चर्चित नाम होते हैं वो तो आप पढ़ते ही हैं, लेकिन इसको अदर फॉर्म में हम क्या कहते हैं, उसके नाम से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। कि इंट्रापर्सनल है तो इसको डायडेक्टिक कम्युनिकेशन कहते हैं। अब ये किस तरह से काम करेगा, तो आपको डायडेक्टिक से पूछ लिएगा, है ना। डायगोनल क्या होता है, लेटरल क्या होता है, लेटरल कम्युनिकेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या है, कोई एग्जाम्पल दे के पूछ लेगा। तो ये आपको वर्बल नॉन वर्बल के बारे में जानकारी ज़रूरी है, और आपको नहीं पता है तो मैं आपसे बार बार यही कह रही हूँ कि आप उन वीडियोज़ को देख लीजिए, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, चाहे वो रिसर्च की हो या कम्युनिकेशन से संबंधित हो या पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, सारा चीज़ मैंने काफ़ी करवा दिया है। इंडियन लॉजिक वगैरह भी, सिलोगिज्म हो चाहे स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, मैंने बहुत इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है, तो आप लोग उन्हें देख लीजिए। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। बैरियर्स के बारे में काफ़ी सवाल बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जो टर्म्स यूज़ होते हैं वो आपके नई टर्मिनोलॉजी पे हैं, ठीक है। वो नए नए टर्म्स हैं जो कि पूछे जाते हैं, और जब नहीं पता होता है तो मुश्किल होती है, वहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मैथमेटिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड, तो यहाँ पर नंबर सीरीज़, लेटर सीरीज़ के सवाल आते हैं। रिलेशनशिप से भी काफ़ी आते हैं, काफ़ी नहीं मतलब एक सवाल तो आता ही है, ठीक है। तो इस तरह से आपके 4-5 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। और अगर मैथमेटिकल एप्टीट्यूड की बात करें तो आपको रेशियो पे थोड़ा सा पकड़ बनानी चाहिए, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, ठीक है, प्रॉफिट लॉस, ये चीज़ें पता होंगी तो आप DI के सवाल आराम से कर लेते हैं, क्योंकि इन्हीं चीज़ों का यूज़ होता है, और मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में भी यही चीज़ें हैं। उसके बाद आते हैं यूनिट 6 लॉजिकल रीजनिंग में हम अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए लॉजिकल रीजनिंग में फैलेसीज से क्वेश्चन ज़रूर बनता है। आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर ये पता होना चाहिए, इससे काफ़ी सवाल पूछ लिए जाते हैं। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज, ठीक है, ये पूछ लिया जाता है। और एनालॉगिस, इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इंडियन लॉजिक से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपके प्रमाण, टाइप्स ऑफ प्रमाण से क्वेश्चन बनते हैं, और उसके बाद अनुमान से भी बनते हैं, और हेत्वाभास।
तो ये कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं जो कि इस यूनिट से क्वेश्चन आने ही आने हैं। और देखिए पैटर्न की अगर हम बात करें एनटीए के द्वारा जो आप पैटर्न बनाया जा रहा है, वैसे तो ये है कि 5-5 सवाल हर यूनिट से आने चाहिए। 10 यूनिट हैं आपकी, 50 सवाल आने हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है एक यूनिट से 2-3 आ गए और एक यूनिट से 6-7 आ गए। तो लॉजिकल रीजनिंग से तो आपके 5-6 सवाल बनने ही बनने हैं। तो आप इनमें से किसी भी पॉइंट को छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान है, इतने कोई टफ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो बिल्कुल आपका जो बेसिक आपको कॉन्सेप्ट दिया गया उसी के आधार पे सवाल पूछे जाते हैं और बहुत ही ईजी हैं, ठीक है। तो मैंने भी बना रखी है वीडियो, आप चाहें तो उनको देख लीजिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन, तो यहाँ पर आपके क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा से पूछा जाता है। और आपका जो है डेटा इंटरप्रिटेशन तो खैर है ही, तो यहाँ पर टेबल चार्ट के थ्रू पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यहाँ पर कभी कभी इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, लेकिन बहुत ही पाई चार्ट से पूछा जाता है, ठीक है। पाई चार्ट, टेबल चार्ट, इनसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं आईसीटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी। तो यहाँ पर एब्रीविएशंस आपको पता होने चाहिए, ठीक है। एब्रीविएशंस आपको मैं टेलीग्राम में दे दूँगी, तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे हैं। प्लस एग्ज़ाम में जो आपके अब तक पूछे जा चुके हैं उनके ऊपर वीडियो मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो इस तरह से जनरल एब्रीविएशंस और टर्मिनोलॉजी, कई बार उनके टर्म्स भी पूछ लेता है, इसका यूज़ क्या है, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप नहीं छोड़ सकते हैं, ये आपको दोनों कवर करना है। उसके बाद बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट और ईमेल से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं, ठीक है। इंटरनेट की जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए, और मैंने भी वीडियो बना रखा है, आप लोग वहाँ देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन, बिल्कुल क्वेश्चन यहाँ से आता ही है, ज़रूर आता है, चाहे आपको टेबल के फॉर्म में मैचिंग लिस्ट में मिलेगा, चाहे आपका कई बार ऐसे भी पूछे जा रहे हैं, कथन कारण के संदर्भ में भी पूछे जा रहे हैं। और डिजिटल इनिशिएटिव्स जो अभी नई जो है योजनाओं के अनुसार जो आई हैं, डिजिटल इनिशिएटिव्स जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स के तहत चलाई गई हैं, वो भी मैंने वीडियो बना रखी है। तो 2023 में कौन कौन सी योजनाएं काम कर रही हैं उनके बारे में भी मैंने वीडियो बना रखा है, तो आप उनको देख लीजिएगा, ठीक है। एक वीडियो मैंने पहले बनाई थी, उसमें डिजिटल इनिशिएटिव बहुत सारी है। उसके अलावा जो अभी वर्तमान मतलब अब 2023 आ गया है, तो इस समय आप कौन कौन सी चीज़ें चल रही हैं वो सारा आपको वहाँ मिल जाएगा। और कई बार अब क्या है, चीज़ें आपकी लेटेस्ट उसमें ट्रेंड पे पूछी जा रही हैं, ठीक है। तो आप उसको देख लीजिएगा, दोनों चीज़ें रिलेट करके पढ़िए, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और डिजिटल इनिशिएटिव से एक क्वेश्चन आना ही है, कई बार 2 भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और उसके बाद आपका पीपल डेवलपमेंट इन एनवायरनमेंट, 9th यूनिट है। यहाँ पे MDGs और SDGs आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, यहाँ से ये क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर एयर पोल्यूशन, जितने भी टाइप के पोल्यूशंस हैं, ठीक है, पोल्यूशन के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि, और इनका जो संबंध होता है वो कई बार करंट से संबंधित भी पूछ लिए जाते हैं। इस तरह से पोल्यूशन हो गया आपका। फिर इम्पैक्ट्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ पे क्या है, किस पॉल्यूशन से क्या प्रॉब्लम होगी, किस पॉल्यूटेंट से क्या प्रॉब्लम होगी, कौन से डिजीज़ हो सकती है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद एनर्जी रिसोर्सेज की बात करें तो ये जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, वो भी आपके करंट के डाटा से, मतलब कि अब जो है उसमें कौन सी कंट्री किस एनर्जी के फॉर्म में आगे है, वहाँ पे कंजम्पशन कितना है, उसका लक्ष्य कितना है, कितना % वहाँ पे खपत है, अब उसका टारगेट क्या है, ये चीज़ें थोड़ा सा पूछी जाएंगी। इसके बारे में मैं वीडियो आपको करंट से रिलेटेड टॉपिक में दूंगी, तो आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी यहाँ से। इसके लिए आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी, परेशान मत होइएगा, वो मैं आपको कवर करवा दूँगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, अब जितने भी प्रोटेक्शन एक्ट हैं 1986 के अकॉर्डिंग, इसमें आपके ये कुछ पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके जो बनते हैं इसमें कई बार मैचिंग में सवाल आ जाते हैं, तो मैचिंग में अब आपको 4 चीज़ें दे दी गई, तो इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा, जिसमें ये जितने भी प्रोटोकॉल हैं, समिट्स हैं, ये आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है, और काफ़ी ज़्यादा सोलर अलायंस से क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत छोटा टॉपिक है, बिल्कुल ईजी वे में मैंने बताया, तो एक वीडियो है जिसको आप देख लीजिएगा, उसमें सारे की पॉइंट्स आपको समझाए हुए हैं, बहुत ही ईजी, बिल्कुल फिगर के माध्यम से। आप 1 घंटे की होगी, कम से कम 45 मिनट 50 मिनट की वीडियो है, आप उसको देखिएगा, वहाँ पे सारे की पॉइंट्स आपको क्लियर कराए मैंने लाइन डायग्राम के थ्रू, ठीक है। तो आप वीडियो प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। EVS आपका इन्वायरमेंट का जो भी पोर्शन है वो वहाँ पे कवर हो जाएगा। तो इस तरह से ये कुछ आपके प्रोटोकॉल्स हैं, इनको पता होना चाहिए, ठीक है। सोलर अलायंसेस मतलब अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, इसके बारे में क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है।
ये क्वेश्चन आपका यहाँ से एक क्वेश्चन आना ही आना है, और बिल्कुल 5-6 लाइन का ही ये टॉपिक है, लेकिन एक क्वेश्चन आता है और बिल्कुल इसमें गलत नहीं होना चाहिए। हायर एजुकेशन सिस्टम लास्ट यूनिट है, इसमें आपके सवाल जो बनते हैं, यहाँ पर बनता है इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। यहाँ पर जो प्राचीन शिक्षा पद्धति थी उस समय कौन कौन से जो है संस्थाएं थी, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, जिसमें से आपके जैसे कि प्राचीन मतलब कौन सी प्राचीन विश्वविद्यालय का निर्माण विहारों के संबंध में हुआ, तो विहार मतलब जैन बौद्ध, इनसे रिलेट करके क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा नॉलेज इनका भी होना चाहिए कि उस समय कौन कौन से जो है शिक्षा पद्धति थी, कौन सी संस्थाएं आई, और उस समय कौन कौन से विद्वान थे, जैसे कि चाणक्य जी का नाम आता है और इनकी रचना पूछी जाती है ना। और उसके बाद आपकी आती है जीवक का, बाणभट्ट, इन सब की रचनाओं के बारे में पूछा जाता है, और इन्होंने कौन सी यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय से कहाँ से शिक्षा प्राप्त की, ये सब भी थोड़ा सा पूछा जाता है, किस संस्था से संबंधित थे। तो इस तरह के सवाल बन रहे हैं। तो ये थोड़ा सा एंशिएंट इंडिया का आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं। उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिया, मतलब जो आयोग और समितियाँ थे, पहले क्या थे, बाद में क्या थे, ये चीज़ें आपकी पूछी जा रही हैं। ठीक है, अब आता है पॉलिसीज़, गवर्नेंस एंड जो है यहाँ पर इससे जो है कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो पॉलिसीज़ में आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, और गवर्नेंस से सवाल थोड़ा सा पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको यही यूजीसी वगैरह के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन सी बॉडीज़ हैं, रूसा वगैरह के बारे में, ये थोड़ा हायर एजुकेशन से संबंधित चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। NIRF के बारे में, रूसा, और आपकी जो है और भी ऑल इंडिया सर्वे हायर एजुकेशन की रिपोर्ट क्या है, AISHE की, मतलब आप अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि चाहे करंट के टॉपिक हैं, चाहे आपके ये हायर एजुकेशन के, तो ये इससे रिलेट करके पूछे जाते हैं। ठीक है, आपकी नई शिक्षा नीति क्या थी, उसके अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें हैं, वो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि आपके फर्स्ट पेपर से संबंधित थी, और इन टॉपिक्स को मत छोड़िएगा। बाकी आप पढ़िए, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम इतने टॉपिक तो पढ़ लीजिएगा, 70% जो है क्वेश्चन पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ चीज़ें क्योंकि हर बार NTA के द्वारा कुछ नई चीज़ें जोड़ दी जाती हैं, तो उसके बारे में नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतनी चीज़ों से तो आपका कंफर्म क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।